बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपील जो है किस तरह से फ़ाइल की जा सकती है इनकम टैक्स। अगर मैं कोई टैक्स पेयर है या कोई कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी डिसीजन से, तो वो कैसे अपील फ़ाइल करेगा कमिश्नर अपील्स को, या फिर फर्दर एपलेट कोर्ट को, या फिर उससे अगर कैसे रेफरेंस जाएगा हाई कोर्ट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजन। सेक्शन 127 से ऑनवर्ड 134 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपील। मेक एन इर्नेस्ट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट टू हायर अथॉरिटी। पर्सन हु कैन फाइल अपील, टैक्स पेयर, जो बंदा टैक्स देता है, वो अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, वो कोई सेटिस्फाइड नहीं है किसी बात से, तो वो अपील फाइल कर सकता है हायर अथॉरिटी को, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो जो है वो अपील फाइल कर सकता है। अब और एक जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँ कि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ ऑर्डर्स बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। उसमें मैं एक दो आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी अब डिटेल जो है BR एक्ट से देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो अपील की जा सकती है। असेसमेंट मेड वेयर नो रिटर्न वाज फाइल्ड बाय द पर्सन। अभी पर्सन ने कोई रिटर्न फाइल किया नहीं है, उसकी पहले ही असेसमेंट कर दी गई है। एन अमेंडमेंट इन असेसमेंट हैज़ बीन मेड बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने खुद से कोई अमेंडमेंट कर दी है जो उसने असेसमेंट बनाई है, अगर बताई है, कोई रिटर्न फाइल किया ही है, या उसने खुद से कोई अमेंडमेंट कर दी है, कोई कमी बेशी कर दी है। असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंस शिप ऑनर आर चार्टर। ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम होम टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड और डिडक्टेड। लाइक अगर उसने अभी उसने टैक्स पे ही नहीं किया और उसने ऑर्डर्स कर दिए, और कुछ और ऑर्डर्स ऐसे हैं जो टैक्स पेयर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इन बिहाफ पे ये इसकी बुनियाद पे वो अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकता है। हम देखते हैं कि वो अपनी अपील किसके पास लेके जाएगा। तो सबसे पहले अपील बिफोर कमिश्नर अपील्स। सबसे पहले अपील है वो जो कमिश्नर अपील्स है उसके पास जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि उसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो पूरी होनी चाहिए। सेलियंट फीचर ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर अपील अंडर सेक्शन 127। सबसे पहले जी लिमिटेशन पीरियड। अपील शुड बी फाइल विद इन 30 डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स। जैसे ही किसी टैक्स पेयर को या कमिश्नर इनकम टैक्स के पास कोई ऑर्डर आया है, जिस दिन उसको रिसीव हुआ उससे ऑनवर्ड 30 डेज़ के अंदर अगर उसने अपील फाइल करनी है तो वो कर सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर टाइम पीरियड बढ़ाना है तो ये कमिश्नर अपील की जो है वो जो कह रहे हैं कि डिस्क्रिशन है या उसकी अथॉरिटी है, वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, अब अगर जिसने अपील फाइल करनी है उसने एक जो है उसकी फ़ी है वो पे करनी है, जो सेक्शन 127 क्लास 4 के अंडर बताई गई है। अपील मस्ट बी अकम्पनीड बाय आ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। अपील अगेंस्ट असेसमेंट, अगर किसी पर्सन की कोई असेसमेंट कर दी गई है या गलत असेसमेंट की है या कुछ उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दी है या अमेंडमेंट कर दी है, तो अगर उसने असेसमेंट के लिए अपील फाइल करनी है तो उसकी जो फ़ी होगी 1000 रुपीज़ होगी। वेयर अपलेंट इज़ अ कंपनी, अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर इसके अलावा असेसमेंट के अलावा कोई और इशू है और उसमें जो अपील फाइल कर रही है वो कोई कंपनी है, तो उसने 1000 रुपये फ़ी पे करनी है। और अगर कोई और है, कंपनी के अलावा कोई पर्सन है, तो उसने 2000 रुपये जो है वो इसकी फ़ी है वो पे करनी है। और इससे एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर उस पर्सन का टैक्स अगर पेएबल है, अभी उसने टैक्स पे नहीं किया, तो अपनी अपील फाइल करने से पहले उसने जो उसका टैक्स है वो उसने पे करना है। प्रोसीजर आफ्टर फाइलिंग ऑफ अपील, अब अपील फाइल करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स फिक्स अ डेट फॉर हेयरिंग। जो कमिश्नर अपील्स होगा वो एक डेट फिक्स कर देगा कि फ़लाँ डेट को हेयरिंग होगी, वो दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा और उनको सुनेगा कि उनके क्या क्या मौक़िफ़ है या उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं। इंटीमेशन, द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स सेंड इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर एंड कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर हुज ऑर्डर द अपील हैज़ बीन मेड। अगर टैक्स पेयर ने जो है वो की है या कमिश्नर ने भी अपील की, तो दोनों पार्टीज़ को जो है वो एक कॉपी जाएगी उसके ऑर्डर्स की कि फ़लाँ डेट को आप लोगों की हेयरिंग है। एनी इंक्वायरी, द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कैन कॉल एनी पार्टिकुलर्स एंड कैन आस्क द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टू मेक फर्दर इंक्वायरी। अगर उसे किसी डॉक्यूमेंट की या किसी इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वो कमिश्नर को कह सकता है कि फ़लाँ चीज़ें या फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ।
द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लैंड रेवेन्यू विल गिव अपॉर्चुनिटी टू बोथ पार्टीज टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों पार्टीज़ को बाकायदा टाइम दिया जाएगा, उनकी हेयरिंग की जाएगी। डिसीजन इन अपील अंडर सेक्शन 129। अब 129 बताता है कि क्या क्या डिसीजन हुए हैं और किस तरह से जो क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं या क्या क्या जो कमिश्नर अपील है वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है। तो ही कैन डिक्लेयर द असेसमेंट एज करेक्ट और कन्फर्म। अगर असेसमेंट के बारे में उसने कोई डिसीजन देना है तो उसे, अगर वो समझता है कि ठीक है तो उसे डिक्लेयर कर देगा या कन्फर्म कर देगा। रिड्यूस द असेसमेंट, इंक्रीज द असेसमेंट, annul द असेसमेंट, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसे सूटेबल लगे वो डिसीजन ले सकता है। इन केस ऑफ एन ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर किसी को कोई पनिशमेंट हुई है तो वो उसे कन्फर्म भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, उसे कैंसिल भी कर सकता है। ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फंड अमाउंट, अगर फंड का कोई इशू है तो उसे बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। और कोई भी इशू है जो उसे सूटेबल लगे, जो उसे लगे कि ये बेहतर है, उसको डिसाइड, उसका डिसीजन ले सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, कमिश्नर विल कम्युनिकेट द ऑर्डर पास्ड बाय हिम टू टैक्स पेयर एंड कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो उसका डिसीजन होगा वो दोनों को बताएगा। टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन ऑफ अपील शुड बी मेड विद इन 3 months ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ एन अपील। अब जो कमिश्नर अपील्स है उसके पास 3 महीने का टाइम है कि वो अपना जो डिसीजन है वो 3 महीने के अंदर अंदर लोगों को तक पहुंचा दे। नेचर ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन है कमिश्नर अपील्स का वो अपीलेबल है। अब हम देखते हैं अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो अपील कैसे जाएगी। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमिश्नर अपील्स ही कैन मेक अ सेकेंड अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। लिमिटेशन पीरियड कितनी देर के अंदर अंदर की जा सकती है जी ट्रिब्यूनल को जो है वो अपील। सेक्शन 131 क्लास 2 सब क्लास डी, अपील बाय पर्सन आर द डिपार्टमेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर आर कम्युनिकेटेड टू टैक्स पेयर आर द कमिश्नर। अगर वो टैक्स पेयर है, आइदर वो कमिश्नर है या टैक्स का डिपार्टमेंट है, अगर उसने अपील करनी है इसमें एपलेट ट्रिब्यूनल में, तो विद इन 60 days दे हैव टू फाइल द अपील। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वही जो ट्रिब्यूनल है एपलेट ट्रिब्यूनल, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो चाहे तो उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। कंडीशन फॉर फाइलिंग अपील, अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं जो होनी चाहिए। नंबर 1, फॉर्म, उसकी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इन रिटन फॉर्म है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ अटैचमेंट है, जैसे प्रीवियस डिसीजन है उसका कमिश्नर अपील्स का या फिर कमिश्नर जो है इनकम टैक्स का, उसके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने हैं। प्रिस्क्राइब फ़ी जो कि 2000 है वो उसको पे करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन, और फिर जो फॉर्म होगा उसको जो पर्सन है या जो टैक्स पेयर है यहाँ पे या जो कमिश्नर उसको वेरीफाई करेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू बोथ पार्टीज़, उसी तरह से जो ट्रिब्यूनल है एपलेट ट्रिब्यूनल वो दोनों पार्टीज़ को जो है बाकायदा टाइम देगा, उनको उनसे सुनेगा उनका व्यू पॉइंट क्या है। प्रोसीजर आफ्टर फाइलिंग अपील, अब प्रोसीजर ये होगा, एपलेट कोर्ट विल फिक्स द डेट ऑफ हेयरिंग, एपलेट ट्रिब्यूनल विल मेक फर्दर इंक्वायरी अपॉन द मैटर्स। अगर उसे लग रहा है कि कोई उसे फर्दर जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए तो उसको इंक्वायरी करवा सकता है। डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 132। अब कैसे वो अपील का है वो डिसीजन देगा। रिड्यूस और annul द असेसमेंट, अगर असेसमेंट के बारे में है तो वो उसे रिड्यूस कर सकता है, उसे annul कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है अपील को। कैंसिल और चेंज द ऑर्डर एंड इशू डायरेक्शंस, वो ये भी कर सकता है कि जो प्रीवियस अपील में जो डिसीजन हुआ है या कोई ऑर्डर हुआ उसे वो कैंसिल कर दे, न्यू डायरेक्शंस है वो भी उसको भी इशू कर सकता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द पेनल्टी, अगर कोई पनिशमेंट है, अगर जैसे कमिश्नर अपील्स ने कोई पनिशमेंट दी है किसी को तो वो उसको कम भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसको सूटेबल लगे वो उसका डिसीजन ले सकता है। इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ट्रिब्यूनल इधर पार्टी, अगर दोनों में से जैसे टैक्स पेयर भी है और कमिश्नर है, दोनों पार्टीज़ में कोई एक बंदा नहीं आता तो ये एपलेट ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिप्शन है कि या तो वो डिसमिस कर दे अपील को या फिर एक्स पार्टी डिग्री वो डिसीजन दे दे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पार्टी अवेलेबल है उसको सुन के उसके हिसाब से वो एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकती है। नेचर ऑफ डिसीजन, द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल इज़ फाइनल ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट के बिहाफ पे कोई डिसीजन लिया है ट्रिब्यूनल ने तो वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई इशू आ जाता है पॉइंट ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है तो वो जो है उसका रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, अपलेट ट्रिब्यूनल शेल कम्युनिकेट द ऑर्डर पास्ड
बाय इट टू एप्लेंट लाइक टैक्स पेयर जिसने एप्लीकेशन दी है, या फिर कमिश्नर ऑफ फिनलैंड। अब हम बात करेंगे रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 133 कि रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट तक कैसे जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो कोई फैक्ट का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फैक्ट आ जाता है, उस पर ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल को डिसीजन दे दे तो उसको हाई कोर्ट में रेफरेंस जो है उसका नहीं जाएगा। अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ आ जाता है तो वहाँ पे रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। अब अगर हम देखें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहें तो विद इन 90 डेज़ डिसीजन के रिसीव होने के जो है विद इन 90 डेज़ जो एप्लेंट है या फिर कमिश्नर जो है इनकम टैक्स वो जो है रेफरेंस फाइल कर सकता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट सेटिस्फेक्शन, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है और इसको फर्दर परस्यू करना चाहिए तो हाई कोर्ट उसको फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ हाई कोर्ट। अब मिनिमम जो है बेंच है हाई कोर्ट का वो 2 जजेस पे मुश्तमिल होगा। दोनों जजेस जो हैं उस मैटर को जो पॉइंट ऑफ लॉ पे आके कोई इशू बन रहा है उसको देखेंगे, उसको जो है अकॉर्डिंगली जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जजमेंट जो है उसकी जब वो डिसीजन बना लेंगी उसको तो उसको एक सील करके अंडर सील जो है वो अपील ट्रिब्यूनल को सेंड कर देंगे। और इसकी जो प्रिस्क्राइब फ़ी है वो अगर टैक्स पेयर है, अगर उसने रेफरेंस फाइल किया तो उसने 100 फ़ी जो है वो पे करनी है। और अगर कमिश्नर है तो उसके लिए कोई फ़ी नहीं है, वो फ़ी जो है वो कोई भी डिपॉजिट नहीं करवाएगा। रेफरेंस फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट डज नॉट अफेक्ट द रिकवरी। अगर कोई टैक्स की रिकवरी का रेफरेंस है और जो उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है लेकिन उस वो रिकवरी का इशू है और एप्लेट ट्रिब्यूनल रिकवरी जो है उसको वो पर्सन के लिए जो है वो उसको बता दिए कि किस तरह से करनी है, ये कितनी करनी है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो हाई कोर्ट जो है उस रिकवरी को नहीं ख़त्म करेगा, नहीं रोकेगा, अनलेस के कोई और इशू नहीं अराइज होता और उसकी हाई कोर्ट उसका स्टे नहीं दे देता कि रिकवरी फॉर द टाइमिंग स्टे कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो अपील कैसे जाएगी। सेक्शन 134 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो हमें बताता है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई जो है वो कह लें कोई टैक्स अथॉरिटी है या कमिश्नर है वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अब किसी भी इशू के बिना बिहाफ पे। और यही जो हमें है यही परवियाँ या यही राइट ऑफ अपील हमें मिलता है आर्टिकल 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो इस वजह से जो सेक्शन 134 है उसको जो है वो अमिट कर दी गई क्योंकि ये डुप्लीकेशन हो गई है उसकी लॉ की, इस वजह से उसको उसमें से निकाल दिया है। इस वजह से अंडर आर्टिकल 185 अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो अपना केस है वो फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन उसके लिए अगर उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके फील जो है वो फाइल करनी है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट लेना होगा हाई कोर्ट का कि आइदर जो इशू है वो अपील के लिए जो है सूटेबल भी है, फिट भी है या नहीं है, नेचर ऑफ डिसीजन। और फिर उस वक्त अगर वो हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो है अपील फर्दर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा एट द एंड वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा। उसके बाद कोई भी पर्सन के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, वो पार्टीज़ के ऊपर जो है वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा। तो आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।